हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। और आज 11th क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाओं के बारे में। तो जल्दी ही कक्षा 10 का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद 11th क्लास में आपको अगर साइंस लेनी है तो हमारी क्लास को ज्वाइन कीजिए। तो 10वीं तक आपने क्या है विज्ञान के बारे में पढ़ा है बच्चों। तो विज्ञान साइंस होती क्या है इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, तभी आप क्या ले सकते हो, साइंस ले सकते हो। बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो विज्ञान क्या होती है बेटा जी? विज्ञान होती है प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान। विज्ञान का मतलब है वी प्लस ज्ञान। विज्ञान का मतलब क्या है? वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान मतलब सुव्यवस्थित ज्ञान। क्या? सुव्यवस्थित ज्ञान या सिस्टेमेटिक नॉलेज। किसका? प्रकृति का। प्रकृति का जो क्रमबद्ध अध्ययन है, क्रमबद्ध अध्ययन है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान की अपने पास 3 शाखाएं आती हैं सामान्यतः। विज्ञान की अपने पास कितनी शाखाएं आती हैं? 3 शाखाएं आती हैं, जिसमें से फर्स्ट है अपने पास रसायन विज्ञान। क्या? रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरी आती है अपने पास भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान का मतलब है फिजिक्स। और तीसरी आती है अपने पास जीव विज्ञान। कौन सी आती है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मीन्स बायोलॉजी। ये 3 मुख्य शाखाएं हैं। किसकी मुख्य शाखाएं? विज्ञान की। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की चर्चा करेंगे, क्योंकि अपना जो ये रहेगा पूरा लेक्चर ये रसायन विज्ञान पर ही बेस्ड रहेगा। और मैं भी आपको क्या हूँ, रसायन विज्ञान ही पढ़ाता हूँ। तो केमिस्ट्री के विषय में चर्चा करेंगे। तो केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, पदार्थ के संगठन मीन्स कंपोजिशन ऑफ मैटर, या पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में रूपांतरण, पदार्थ में होने वाले रूपांतरण अथवा पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, वह रसायन विज्ञान कहलाता है। अब पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ के संगठन का मतलब है पदार्थ किन से मिलकर बना है। तो पदार्थ अणु परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? अणु परमाणुओं से। तो संगठन वाली जो चीज़ है वह अपन अकार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? अकार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान की पहली शाखा हो जाएगी अपने पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पदार्थ में जो भी रूपांतरण होगा, रूपांतरण का मतलब है एक अवस्था से दूसरी अवस्था, या फिर चेंजेज होगा, रिएक्शनें वगैरह होगी, रूपांतरण होगा, वह पढ़ेंगे हम कार्बनिक रसायन में। किस में? कार्बनिक रसायन में। तो कार्बनिक रसायन में कार्बन तथा हाइड्रोकार्बनों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन तथा कार्बन से बने यौगिकों का अध्ययन किस में किया जाएगा बेटा? कार्बनिक रसायन में किया जाएगा। और तीसरी जो शाखा है वह है अपने पास भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन में पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा। अवस्थाओं का मतलब है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैस अवस्था। ये हम भौतिक रसायन में पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान की अपने पास 3 शाखाएं हो गई। कितनी शाखाएं हो गई रसायन विज्ञान की? रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं हो गई, 3 ब्रांचें हो गई। तो मैं यहाँ से ऐसे भी बोल सकता हूँ कि रसायन विज्ञान अणु परमाणुओं का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? रसायन विज्ञान अणु परमाणुओं का विज्ञान है। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं
अणु या परमाणुओं का विज्ञान रसायन विज्ञान है। क्या है? रसायन विज्ञान है। समझ में आ रही है बात? तो रसायन विज्ञान के महत्व को हम यहाँ पे समझेंगे, बेसिक आइडिया के बारे में हम बात करेंगे। तो भारत में जो रसायन विज्ञान का जनक है, भारत में रसायन विज्ञान का जनक, तो भारत में अगर जनक की बात करें, भारत में जनक की बात करें तो भारत में जो रसायन विज्ञान का जनक है वह है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। कौन है? आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। कौन सी किताब? हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, ये बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। इस किताब में पूरी केमिस्ट्री के बारे में आपको नॉलेज है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड वाइज इसका जनक कौन है, तो विश्व में जनक हैं वह है लेवोजियर, एंटोनियो लेवोजियर। कौन है? एंटोनियो लेवोजियर। तो एंटोनियो लेवोजियर जो कि विश्व में रसायन विज्ञान का जनक है। अब रसायन विज्ञान की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता होती है वह अपने को समझना है। और एक चीज़ बोली भी जाती है, नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री। नो लाइफ इज पॉसिबल विदाउट केमिस्ट्री का मतलब है कि रसायन विज्ञान के बिना जीवन संभव नहीं है। तो रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग होता है। जैसे अपन टूथपेस्ट से ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं तो जो तेल यूज करते हैं वो सब क्या है? वो सब रसायन है। औषधियों, स्वास्थ्य और औषधियों में भी इसका यूज किया जाता है रसायन विज्ञान का। और भी जैसे कृषि क्षेत्र में उर्वरक, फर्टिलाइजर्स में भी इनका यूज किया जाता है। अगर मैं उद्योगों की बात करूं तो उद्योगों में चमड़ा उद्योग, साबुन उद्योग, धातु निष्कर्षण, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, ग्लास उद्योग में भी इनका यूज किया जाता है। कभी युद्ध हो जाए दो देशों के बीच में तो उनमें भी केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु विस्फोट हुए उसमें क्या है? परमाणु बम का उपयोग किया गया। पर्यावरण और रसायन में भी इसका उपयोग होता है। मोटर कार, वायुयान, उपग्रह, रॉकेट इत्यादि में भी क्या होता है? उच्च स्तरीय ईंधन आदि में रसायन विज्ञान का बहुत उपयोग है। तो अब रसायन विज्ञान बेसिकली पदार्थ के संगठन, पदार्थ के रूपांतरण और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में बताता है। तो पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में। किसके बारे में पढ़ेंगे? पदार्थ के बारे में। तो इधर देखिए ध्यान से, ये अपने पास हो गया पदार्थ। पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं, नहीं कि द्रव। क्या बोलते हैं? द्रव्य। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैटर। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? कोई भी वस्तु जो भी हम अपने आसपास देखते हैं जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और कुछ ना कुछ क्या है? स्थान घेरता। स्थान घेरने का मतलब है उसका कुछ ना कुछ आयतन होगा, पदार्थ कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे घर भी पदार्थ हैं, वृक्ष भी पदार्थ हैं, ये पेन भी पदार्थ हैं, ये पेपर भी पदार्थ हैं, ये मैं जो कैमरा यूज कर रहा हूँ ये भी पदार्थ है। तो ये सब क्या है? पदार्थ हैं। अब पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है बच्चों। पदार्थ का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। तो वर्गीकरण में मैं सबसे पहले भौतिक वर्गीकरण को आपको समझाना चाहूँगा। भौतिक वर्गीकरण किसका? पदार्थ का। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब है कि पदार्थ की अपने पास तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्थाएं अपने पास ठोस अवस्था, सेकंड इज द्रव अवस्था
और थर्ड इज गैस अवस्था। तो ठोस अवस्था में क्या होगा, जो अवयवी कण है, अवयवी कण का मतलब है 9th क्लास में आपको पढ़ाया था कि जिनसे मिलकर ठोस बना होता है। अवयवी कण अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं अवयवी कण? अणु, परमाणु या आयन हो सकते हैं। वह एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि कणों के मध्य दूरी न्यूनतम होगी। क्या होगी? कणों के मध्य दूरी न्यूनतम होगी। तो न्यूनतम होगी तो क्या होगा? यही कारण है कि ठोसों का जो आकार और आयतन है वह निश्चित होता है। क्या होगा? आकार और आयतन निश्चित होगा। उदाहरण क्या हो जाएंगे अपने पास? उदाहरण हो जाएंगे अपने पास जैसे लकड़ी एक प्रकार का ठोस पदार्थ है। मेज की बात करूँगा तो मेज भी ठोस पदार्थ हैं। पत्थर, NaCl साधारण नमक ठोस पदार्थ हैं। शर्करा ठोस पदार्थ है। और ये जो कलम या पेन है ये सब ठोस पदार्थ हैं, क्योंकि इनका क्या आकार निश्चित होता है और आयतन भी फिक्स होता है, अर्थात इनको आसानी से दबाया नहीं जा सकता। द्रव अवस्था में जो अवयवी कण हैं उनके मध्य दूरी क्या होगी? वो थोड़े दूर दूर होंगे, ऐसे दूर दूर होंगे। तो दूर दूर होने के कारण क्या होंगे? वे आराम से स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं और उनका जो आयतन है वह तो निश्चित होगा, परंतु आकार अनिश्चित होता। जैसे किसी द्रव को किसी पात्र में ले लिया जाए तो वह उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेगा। ये मैंने आपको 9th क्लास में पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है। तो ये बेसिक आइडिया हैं। तो उदाहरण क्या हो जाएंगे अपने पास? उदाहरण हो जाएंगे जल, वाटर, ऑयल, एल्कोहल, ठंडे पदार्थ, ठंडे पेय। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पेय आप यूज करें। दूध, ये आदि क्या है? द्रव अवस्था है। अब गैसीय अवस्था में क्या होगा? गैसीय अवस्था में जो कण हैं वह बहुत दूर दूर होंगे, अर्थात जो अवयवी कण हैं उनके बीच की दूरी ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर होगी, अर्थात गैसों के कण सरलता और तेजी से क्या कर सकते हैं? गति कर सकते हैं। इसलिए गैसों का न तो आकार निश्चित होता है न आयतन निश्चित होता है। जिस पात्र में गैस को रखा जाता है वह पूरे पात्र में फैल जाती है। तो गैसों के लिए ऐसे मैं डायग्राम बनाना चाहता हूँ। तो ये अवयवी कण बहुत दूर दूर हो गए। उदाहरण क्या हो जाएगा? गैस में वायु एक गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है अपने पास, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, अमोनिया गैस है। तो गैसों में ऐसा अपने को जनरली देखने को मिलेगा। अब इन अवस्था परिवर्तन की बात करेंगे। तो अवस्था परिवर्तन में क्या होगा? अगर मैं ठोस अवस्था को गर्म करूं तो किस में चेंज हो जाएगा? द्रव अवस्था में चेंज हो जाएगा। और द्रव अवस्था को गर्म करूं तो गैस अवस्था में चेंज हो जाएगा। तो अवस्था परिवर्तन कैसे होगा? अगर ठोस को अगर गर्म किया जाए, हीट किया जाए तो किस में चेंज हो जाएगा? द्रव में चेंज हो जाएगा। और द्रव को और ताप दिया जाए तो किस में चेंज हो जाएगा बेटा? गैस में चेंज हो जाएगा। और गैस को अगर ठंडा किया जाए, इसका उल्टा भी संभव है, तो द्रव में चेंज हो जाएगा। किसमें? द्रव में। और द्रव को अगर ठंडा किया जाए तो ठोस में हो जाएगा। द्रव को ठंडा करने पर किस में? ठोस में। तो इस प्रकार अवस्था परिवर्तन भी होता है। समझ में आ रही है? इनके बारे में भी चर्चा मैंने की है 9th क्लास में। अब द्रव का रासायनिक वर्गीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे? द्रव का रासायनिक वर्गीकरण। रासायनिक वर्गीकरण का मतलब है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य। द्रव्य मीन्स मैटर। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव नहीं द्रव्य, द्रव नहीं द्रव्य। थोड़ी क्या है, मेरी लैंग्वेज कुछ ऐसी है, उस वजह से आपको थोड़े परेशानी हो सकती है, बट आपको समझना है।
तो द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण की बात करूंगा तो द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण के लिए एक टेबल आपको बनानी है। टेबल में क्या करेंगे, द्रव को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है रासायनिक वर्गीकरण के हिसाब से। पहले मैंने भौतिक वर्गीकरण किया था, अब की बार रासायनिक वर्गीकरण कर रहा हूँ। तो उसके अनुसार या तो द्रव्य या पदार्थ शुद्ध पदार्थ हो सकता है या मिश्रण हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, या तो शुद्ध पदार्थ हो सकता है या मिश्रण हो सकता है। अब शुद्ध पदार्थ भी क्या होगा, शुद्ध पदार्थ भी आगे दो भागों में विभाजित हो जाएगा। एक भाग है अपने पास तत्व और दूसरा भाग है यौगिक। क्या, एक भाग तत्व और दूसरा भाग यौगिक। और मिश्रण की बात करूंगा तो मिश्रण भी दो प्रकार से वर्गीकृत होगा। एक समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण मीन्स होमोजीनियस मिक्सर, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण। दूसरा क्या है, विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब यहाँ बात करेंगे शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, कोई भी पदार्थ शुद्ध तब होगा जब उसे किसी भौतिक प्रक्रम द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अर्थात जो एक ही प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर बना होगा, एक ही प्रकार के अवयवी कणों से मिलकर बना होगा, उसको क्या बोलेंगे, उसको पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसको शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। शुद्ध पदार्थ का मतलब है उसमें किसी भी प्रकार का मिश्रण नहीं होगा, अर्थात उसमें एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे। अगर एक ही प्रकार के पदार्थ होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ में अपने पास उदाहरण क्या हो जाएंगे, शुद्ध पदार्थ में अपने पास जो उदाहरण हैं वह हो जाएंगे अपने पास, जैसे सोना, सोने में गोल्ड, किसी भी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ नहीं होता। चांदी, चांदी में भी कोई दूसरा पदार्थ नहीं होता। लोहा और जल, ये सब क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं। अगर मैं मिश्रण की बात करना चाहूँ तो मिश्रण में क्या होगा, मिश्रण में दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण या विषमांगी मिश्रण होगा। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ अगर किसी भी अनुपात में संयोग करते हैं तो उसको बोलेंगे मिश्रण। जैसे जल में नमक, चीनी, ये सब क्या है, मिश्रण है। जल में नमक, चीनी हो गई, या मिश्र धातुएं। मिश्र धातुओं के बारे में आपने पढ़ा है एलॉय के बारे में, दो धातुओं का मिश्रण, जिसमें हम बात करते हैं कांसा और पीतल की बात करते हैं। तो कांसे और पीतल भी क्या है, मिश्रण है। समझ में आ रही है बात। अब हम तत्व की चर्चा करेंगे। तत्व शुद्ध पदार्थ का क्या होगा, शुद्ध पदार्थ का एक वर्गीकृत भाग। तो तत्व वह चीज़ होगी जिसको किसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रम से तोड़ा नहीं जा सकता। तत्व का मतलब है जिसमें अवयवी कण या तो क्या हो, सेम अणु हो या परमाणु हो सकते हैं। यहाँ पर जो तत्व होगा उसमें अवयवी कण क्या होंगे, तत्व में अवयवी कण या तो अणु होंगे या परमाणु होंगे, और वह एक ही प्रकार के होंगे। क्या होंगे, एक ही प्रकार के होंगे। अगर अलग अलग प्रकार के हो गए तो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो जैसे परमाणुओं की बात करूं तो परमाणुओं में जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आयरन हो गया, ये सब क्या है, ये सब तत्व हैं अपने पास। क्या है, तत्व हैं। और किसके रूप में, परमाणुओं के रूप में हैं। समझ में आए, एलिमेंट्स हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और मॉलिक्यूल्स के रूप में, मॉलिक्यूल्स का मतलब है एक ही प्रकार के दो परमाणु या दो से ज़्यादा परमाणु आपस में सहयोग करते हैं तो अणु का निर्माण होता है। जैसे H2 अणु, ऑक्सीजन अणु, नाइट्रोजन अणु,
समझ में आ रही है बात। और जैसे P4A6 ये सब क्या है, ये सब अणु हैं। अब तत्व भी क्या होगा, तत्व भी 3 प्रकार के होते हैं। तत्व भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तत्व 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें अपने पास तत्व धातु के रूप में हो सकता है, मेटल्स हो सकती है, धातुएं। दूसरा अधातुएं हो सकती हैं, और तीसरी उपधातुएं हो सकती है। क्या हो सकती हैं, उपधातुएं हो सकती हैं। तो धातुओं में क्या होगा, धातुओं मेटल्स में धात्विक चमक होगी, ठोस और कठोर होंगे, गलनांक पतनांक उच्च होंगे, आघात वर्धनीय तन्य सोनोरस इनके गुण पाए जाएंगे। धातुओं के उदाहरण जैसे मैं आपके सामने बताना चाहूँ, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले, तो इतना डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन वैसे कम आते हैं क्योंकि 9th क्लास में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो धातुओं में क्या हो गया, Ag हो गया, Ag मतलब सिल्वर, कॉपर हो गया, Au हो गया, ये सब धातुएं हैं। अधातुओं में क्या होगा, अधातु ये सामान्यतः ठोस अवस्था में होती हैं, जबकि अधातुएं कौन सी अवस्था में होती हैं, गैस अवस्था में होती हैं। कुछ कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि किस में हो जाती हैं, जैसे ठोस के रूप में भी हो जाती हैं या द्रव के रूप में भी हो जाती हैं। समझ में आ रही है बात। तो अपने पास यहाँ पर हो गया जैसे हाइड्रोजन हो गया, और क्या हो गया अपने पास गैसें में जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है अपने पास अधातु हैं। और उपधातुओं में जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं वह उपधातु हैं, जैसे बोरोन। अब एल्यूमिनियम इसमें जाएगा धातु में। अब जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हो गई, उपधातुएं हो गई। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या हो गई, उपधातु हो गई। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ भी क्या है, उपधातु हैं। तो अपने पास कितनी हो गई है उपधातुएं, 6-7 उपधातुएं हो गई हैं। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पर अपने को यौगिक के बारे में देखना है। तो यौगिक होता क्या है, यौगिक में क्या हो गए, 2 भिन्न भिन्न तत्व अगर किसी भी रासायनिक बंध द्वारा संयोग होता है तो किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। अब वहाँ पर जो केमिकल प्रोपोर्शनल हैं वो फिक्स रहेगा। फिक्स अनुपात में 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्व आपस में क्या होंगे, संयोग होंगे। निश्चित अनुपात में संयोग होगा। जैसे उदाहरण के रूप में, उदाहरण से आपको समझे, उदाहरण जैसे यहाँ पर जो अगर मैं जल का निर्माण कराना चाहूँ तो जल में क्या होगा, 1 ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग करेगा तो ही क्या बनेगा अपने पास, तो ही अपने पास किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा या वाटर का निर्माण होगा। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन परमाणु 2 ऑक्सीजन परमाणुओं से आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। समझ में आ रही है बात। तो इस प्रकार यौगिक के उदाहरण हो गए। और भी उदाहरण हो सकते हैं यौगिक के, जैसे अपने पास C12H22O11, ये क्या हो गई, ये शर्करा हो गई। क्या हो गई, शर्करा हो गए। NaCl अपने पास क्या हो गया, साधारण लवण हो गया। क्या हो गया, साधारण लवण हो गया। समझ में आ रही है बात। कॉपर सल्फेट बोले तो नीला तोता, ब्लू विट्रोल, ये भी अपने पास क्या है, यौगिक हैं। अब सममांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में बात करेंगे। सममांगी मिश्रण का मतलब है ऐसा मिश्रण जिसमें जो भी कंपोनेंट हैं वह एक दूसरे में इस प्रकार मिक्स हैं कि उनको आँखों से नहीं देखा जा सकता, मतलब एक दूसरे में पूर्णतः मिक्स होंगी। जैसे उदाहरण है कि नमक का जलीय विलयन, नमक का जलीय विलयन कैसे बनेगा, नमक को जल में डालेंगे तो नमक का जलीय विलयन बन जाएगा, तो वह उसमें पूर्णतः मिक्स हो जाएगा, इस कारण वह समांगी मिश्रण है। वायु भी क्या है, वायु भी समांगी मिश्रण है।
समझ में आ रही है बात। तो वायु में क्या होगा, वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और अदर गैसों का मिश्रण होगा। और विषमांगी मिश्रण का मतलब है कि ऐसा मिश्रण जिसमें जो घटक हैं, दो या दो से अधिक घटक, वह एक दूसरे में अच्छी प्रकार से मिक्स नहीं हो, अर्थात उनका संगठन एक समान नहीं होता है। जैसे उनको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, नंगी आंखों से उनको देखा जा सकता है, नेक्ड आई से। जैसे उदाहरण से आपको और अच्छे से क्लियर होगा, उदाहरण है जैसे सोइल मतलब मृदा या रेत को अगर मैं जल में डालूं तो क्या होगा, विषमांगी मिश्रण दिखेगा अपने को। और लोहे के बुरादे को किस में डालें, जल में डालेंगे तो अलग अलग अपने को नज़र आएगा। चौक पाउडर या गेहूं का आटा, इन सबको क्या अगर जल में घोले तो अपने को सेपरेट दिखेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये सब क्या है, विषमांगी मिश्रण है। तो विषमांगी मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। विषमांगी मिश्रण को क्या करेंगे, भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। भौतिक विधियां का मतलब है जैसे उनको छान कर अलग कर सकते हैं फिल्टर करके, और क्या कर सकते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग किया जा सकता है। जबकि समांगी मिश्रण को भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, भौतिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। समझ में आ गई बात। तो आज की क्लास में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक लेंगे। थैंक यू दोस्तों।